कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे और खामोश समंदर से, जहां सितंबर 1914 का वक्त चल रहा था। समंदर की लहरों को चीरते हुए एक बोट आगे बढ़ रही थी। इस बोट में एक नौजवान बैठा हुआ था जो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर एक बेहद सुनसान और अनजान आइलैंड पर जा रहा था। इस नौजवान का नाम था फ्रेंड, जो एक वेदर ऑफिशियल यानी मौसम तकनीशियन था। उसे अगले 12 महीनों के लिए इस वीरान टापू पर रहकर हवाओं की रफ्तार और मौसम का मिजाज रिकॉर्ड करना था। पूरे 67 दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार उनकी बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचती है। दूर से देखने पर वह आइलैंड किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। वहां दूर दूर तक न तो कोई इंसान दिख रहा था और न ही किसी परिंदे की आवाज सुनाई दे रही थी। टापू के ऊंचे चट्टानी किनारे और वहां बना एक पुराना लाइट हाउस देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां सिर्फ सन्नाटा राज करता हो। बोट का कैप्टन फ्रेंड को किनारे पर छोड़ता है। कैप्टन के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि यह जगह सामान्य नहीं लग रही थी। तभी उन दोनों की नजर एक फटे पुराने घर पर पड़ती है। वह घर असल में पुराने वेदर ऑफिशियल का था, जिसे रिप्लेस करने के लिए फ्रेंड यहाँ आया था। फ्रेंड और कैप्टन उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वे जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं और चारों तरफ अजीब सी गंदगी फैली हुई थी। तभी अचानक वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सामने आता है। उसकी आंखें जंगली जानवरों जैसी थीं और चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। उसका नाम ग्रूनर था, जो उस आइलैंड पर बने लाइट हाउस का गार्ड था। कैप्टन उससे पूछता है कि पुराना वेदर ऑफिशियल कहाँ है। इस पर ग्रूनर बेहद ठंडे दिमाग से झूठ बोलता है कि वह टाइफाइड की बीमारी से मर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। कैप्टन को ग्रूनर की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे महसूस हो जाता है कि इस आइलैंड पर कोई बहुत बड़ा और खौफनाक राज छुपा हुआ है। वह फ्रेंड को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेंड अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि वह अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा। आखिरकार कैप्टन उसे एक बंदूक और कुछ जरूरी सामान देकर वहां से रवाना हो जाता है। बोट धीरे धीरे ओझल हो जाती है और फ्रेंड अब उस रहस्यमयी आइलैंड पर पूरी तरह अकेला रह जाता है। शाम ढलते ही फ्रेंड उस पुराने घर में अपना सामान सेट करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रात का गहरा अंधेरा उस आइलैंड को अपने आगोश में लेता है, सन्नाटा चीखने लगता है। अचानक फ्रेंड को घर के बाहर से अजीब सी सरसराहट और भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। फ्रेंड डर कर अपनी खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी अचानक लकड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। कोई बाहर से दरवाजे को बेरहमी से तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड की सांसें थम जाती हैं। वह अपनी बंदूक उठाता है और कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ निशाना लगाता है। अचानक खिड़की का शीशा चकनाचूर हो जाता है और अंधेरे में से एक अजीब, खौफनाक और चमकीली आंखों वाला हाथ अंदर आता है। वह हाथ किसी इंसान का नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों से निकले किसी मॉन्स्टर का था। वह खौफनाक हाथ खिड़की के शीशे को तोड़कर तेजी से फ्रेंड की तरफ बढ़ता है। फ्रेंड बिना वक्त गंवाए अपनी बंदूक से फायर कर देता है। गोली की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है और वह अजीब जीव दर्द से चीखते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन फ्रेंड के लिए यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल पूरे घर को बाहर से सैकड़ों जंगली जीवों ने घेर लिया था। वे सब मिलकर लकड़ी की दीवारों और दरवाजे पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे इस पूरे घर को जमींदोज कर देंगे। फ्रेंड बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस कमजोर लकड़ी के घर में वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। वह अपनी जान बचाने के लिए एक जलती हुई मशाल उठाता है और घर के पिछले हिस्से से बाहर की तरफ भागता है। बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समंदर के किनारे से सैकड़ों नीली आंखों वाले अजीब डरावने मॉन्स्टर्स रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वे दिखने में आधे इंसान और आधे समुद्री जीव जैसे लग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए फ्रेंड के पास अब केवल एक ही रास्ता था, वह बड़ा और मजबूत लाइट हाउस जहां ग्रूनर रहता था। फ्रेंड पूरी ताकत लगाकर पत्थरों और चट्टानों के बीच से लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी एक मॉन्स्टर फ्रेंड के बिल्कुल करीब आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फ्रेंड अपनी मशाल से उस जीव पर वार करता है, जिससे वह थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन इसी आपाधापी में फ्रेंड का पैर फिसल जाता है और वह चट्टान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब फ्रेंड को होश आता है तो वह खुद को लाइट हाउस के अंदर एक बिस्तर पर पाता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और असहनीय दर्द हो रहा था। ग्रूनर उसके पास खड़ा था। पूछने पर ग्रूनर बताता है कि वह पूरे 1-2 दिन तक बेहोश रहा था। फ्रेंड को यह देखकर हैरानी होती है कि लाइट हाउस के अंदर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा था, मानो ग्रूनर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा हो। तभी फ्रेंड की नजर कमरे के एक कोने में पड़ती है, जहाँ एक अजीब सी मादा मॉन्स्टर बैठी हुई थी। वह बिल्कुल उन्हीं जीवों जैसी थी जिन्होंने रात में हमला किया था, लेकिन वह शांत थी और उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था। फ्रेंड डर कर अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है और कहता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ग्रूनर उस अजीब जीव को इशारों से कंट्रोल कर रहा था, जैसे वह उसकी पालतू जानवर। फ्रेंड यह देखकर दंग रह जाता है कि कोई इंसान इन खौफनाक राक्षसों के साथ कैसे रह सकता है, और यहीं से इस आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य गहराने लगता है। होश में आने के बाद फ्रेंड की नजर जब उस अजीब मादा मॉन्स्टर पर टिकी रहती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते
सकते हैं। वह ग्रूनर से पूछता है कि आखिर पिछले वेदर ऑफिशियल के साथ क्या हुआ था। इस बार ग्रूनर सच छुपा नहीं पाता। वह साफ साफ लफ्जों में बताता है कि पुराने अफसर को टाइफाइड नहीं हुआ था, बल्कि इन्हीं समुद्री जीवों ने उसे मार डाला था। ग्रूनर ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की और उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यह बात सुनकर फ्रेंड अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ग्रूनर एक बेहद बेरहम और सनकी इंसान है, जिस पर भरोसा करना अपनी मौत को दावत देना है। फ्रेंड को महसूस होता है कि वह इस लाइट हाउस में किसी कैदी की तरह फंस चुका है। अपनी जान सलामत रखने के लिए वह ग्रूनर के साथ एक समझौता कर लेता है। वह तय करता है कि दिन के समय वह लाइट हाउस के रोजमर्रा के कामों में ग्रूनर का हाथ बटाएगा और बदले में ग्रूनर उसे रात के वक्त लाइट हाउस के अंदर पनाह देगा। फ्रेंड के पास जो कॉफी, तंबाकू और बारूद का सामान था, वह सब अब ग्रूनर के कब्जे में आ चुका था, जिसके बदले वह फ्रेंड को जिंदा रहने की इजाजत दे रहा था। काम के दौरान फ्रेंड को उस आइलैंड के बारे में कई हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं। वह देखता है कि ये समुद्री जीव रात के वक्त लाइट हाउस की तेज रोशनी से बेहद नफरत करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, लाइट हाउस की बड़ी सर्च लाइट को चालू कर दिया जाता है ताकि किनारे पर नजर रखी जा सके। रात होते ही एक बार फिर उन खौफनाक जीवों का झुंड समंदर की गहराइयों से निकलकर लाइट हाउस पर धावा बोल देता है। इस बार फ्रेंड पूरी तरह तैयार था। वह ग्रूनर के साथ मिलकर लाइट हाउस की बालकनी पर खड़ा हो जाता है और नीचे बढ़ रहे जीवों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ग्रूनर उसे चिल्लाकर हिदायत देता है, तब तक गोली मत चलाना जब तक वे लाइट हाउस की दीवार के बिल्कुल करीब न आ जाएं, और घायल जीवों पर गोलियां बर्बाद मत करना। नीचे का नजारा बेहद खौफनाक था। जैसे ही कुछ जीव गोली लगने से मरते, बाकी के भूखे जीव अपने ही साथियों की लाशों को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगते थे। फ्रेंड को इस बात का गहरा सदमा लगता है कि ये जीव कितने खूंखार और बेरहम हैं। वह पूरी रात बंदूक थामे उन राक्षसों का मुकाबला करता है। सुबह होते ही वे जीव वापस समंदर में लौट जाते हैं, लेकिन हर गुजरती रात के साथ उनका हमला और भी ज्यादा हिंसक और लंबा होता जा रहा था। दिन के वक्त जब थोड़ा सुकून मिलता है, तो फ्रेंड उस पालतू मादा मॉन्स्टर का बारीकी से मुआयना करता है। वह देखता है कि इस जीव की बनावट आम इंसानों और मछलियों का एक अजीब मिश्रण थी। उसके पास आंखों की दो परतें थीं, जिसमें से एक पारदर्शी झिल्ली जैसी थी, जो उसे पानी के अंदर गहरे तक देखने में मदद करती थी। उसकी त्वचा बेहद ठंडी थी। फ्रेंड इस अजीब प्रजाति को देखकर हैरान था और उसके मन में एक आइडिया आता है। वह ग्रूनर से कहता है कि अगर वे इनमें से कुछ जीवों को जिंदा पकड़कर दुनिया के सामने ले जाएं, तो वे दोनों रातों रात अमीर और मशहूर हो सकते हैं। लेकिन ग्रूनर उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ता है। उसके दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था। वह बेहद नफरत से भरे लहजे में कहता है, इस पूरी धरती पर इंसान ही सबसे बड़े हमलावर हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं। मैं इन जीवों पर राज नहीं करना चाहता। मैं तो इस पूरी प्रजाति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। ग्रूनर का यह क्रूर और पागलपन से भरा इरादा सुनकर फ्रेंड की रूह कांप उठती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह सिर्फ समंदर के राक्षसों से ही नहीं, बल्कि इंसानी शक्ल में छिपे एक बेहद खतरनाक हैवान के साथ कैद है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, फ्रेंड और ग्रूनर के बीच एक अजीब सी दिनचर्या बन जाती है। दिन के उजाले में वे दोनों लाइट हाउस को संभालने का काम करते और रात होते ही उन खौफनाक जीवों से खूनी जंग लड़ते। फ्रेंड ने अब उस पालतू मादा मॉन्स्टर को एक नाम दे दिया था, एनेरिस। एनेरिस बाकी जीवों से थोड़ी अलग थी। वह घर के काम में मदद करती और ग्रूनर के इशारों को अच्छी तरह समझती थी। लेकिन फ्रेंड के मन में एक बात लगातार खटक रही थी। वह अक्सर देखता कि ग्रूनर रात के वक्त एनेरिस के साथ बेहद अजीब और घिनौना बर्ताव करता था। वह उस बेजुबान जीव को अपनी हवस का शिकार बनाता और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। फ्रेंड को यह देखकर बेहद घिन आती कि जो इंसान इन जीवों को खत्म करने की बात करता है, वह खुद इस कदर गिर सकता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कोई इंसान प्रकृति और सभ्यता के सारे नियमों को भूलकर एक जलीय जीव के इतना करीब कैसे आ सकता है। एक दिन फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि एनेरिस की चीखें ही उन बाकी जीवों को लाइट हाउस की तरफ खींचती है? क्या वह अपने साथियों को यहाँ बुलाती है? इस पर ग्रूनर जवाब देता है, अगर ऐसा होता तो वे हर रात हमला क्यों नहीं करते? वह अपने ही अपनों को यहाँ चट्टानों पर मरने के लिए क्यों बुलाएगी? असल बात यह है कि हम उनके इलाके में घुस आए हैं, इसलिए वे हमें अपना दुश्मन मानते हैं। कुछ हफ्तों तक आइलैंड पर कोई हमला नहीं होता। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है। फ्रेंड को लगता है कि शायद वे जीव हार मानकर हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन ग्रूनर इस शांति से और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि जंग के बीच मिलने वाला यह सुकून असल में जंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वे जीव कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वे समंदर के नीचे किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ग्रूनर का पागलपन अब धीरे धीरे एनेरिस पर भी निकलने लगता है। एक दिन जब एनेरिस थोड़ी देर के लिए लाइट हाउस से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो ग्रूनर आग बबूला हो जाता है। वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तूने ही अपने साथियों को सब बताया है, तू उनकी जासूस है। फ्रेंड बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उस पर भी बंदूक तान देता है। ग्रूनर के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अकेलेपन और नफरत ने उसे पूरी तरह एक राक्षस बना दिया है। फ्रेंड को एहसास होता है कि अगर वे इस आइलैंड से जल्दी नहीं निकले, तो उन जीवों से पहले
पहले ग्रूनर ही उसकी जान ले लेगा। तभी अचानक आइलैंड के किनारे पर समंदर की लहरों के साथ एक टूटी हुई पुरानी बोट बहकर आ जाती है, जिसे देखकर फ्रेंड की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। किनारे पर बहकर आई उस पुरानी बोट को देखकर फ्रेंड तुरंत ग्रूनर के पास भागता है, लेकिन ग्रूनर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बेहद बेरुखी से कहता है कि उसे इस बोट के बारे में बहुत पहले से पता था। फ्रेंड हैरान होकर पूछता है कि उसने यह बात उससे क्यों छुपाई। ग्रूनर जवाब देता है, क्योंकि इस टूटी हुई नाव से तुम इस आइलैंड से दूर नहीं जा पाओगे। समंदर की लहरें, भूख और ठंड तुम्हें रास्ते में ही मार डालेंगी, या फिर तुम उन जीवों का निवाला बन जाओगे। फ्रेंड जब ग्रूनर से उस बोट के इतिहास के बारे में पूछता है तो ग्रूनर एक और खौफनाक राज्य से पर्दा उठाता है। वह बताता है कि कुछ समय पहले पुर्तगाल के कुछ डायनामाइट तस्कर इस आइलैंड के पास एक भयानक तूफान का शिकार हो गए थे। उनका जहाज समंदर में डूब गया था। जो लोग तैरकर किनारे तक पहुंचे वे मदद के लिए लाइट हाउस की तरफ भाग रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में उन समुद्री जीवों ने उन सभी तस्करों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को समंदर की गहराइयों में खींच ले गए। इस कहानी को सुनते ही फ्रेंड के दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आती है। वह समझ जाता है कि डूबे हुए जहाज में अब भी डायनामाइट यानी बारूद के बक्से मौजूद होंगे। वह ग्रूनर से कहता है कि अगर वे किसी तरह समंदर की गहराई में जाकर उस बारूद को निकाल लें तो वे उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वे इस नाव को ठीक करके यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। ग्रूनर को ये आइडिया पसंद आ जाता है, क्योंकि उसका मकसद भी उन जीवों का खात्मा करना ही था। अगले दिन सुबह जब समंदर की लहरें थोड़ी शांत होती हैं, तो वे दोनों तस्करों के डूबे हुए जहाज वाली जगह पर पहुंचते हैं। फ्रेंड पुराने जमाने का एक भारी डाइविंग सूट पहनकर समंदर के ठंडे और गहरे पानी में उतरने का फैसला करता है। ग्रूनर ऊपर बोट पर रहकर उसे पाइप के जरिए ऑक्सीजन पंप करने का काम संभालता है। फ्रेंड पानी की गहराइयों में जाता है, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ था। उसे वहाँ डूबा हुआ जहाज मिल जाता है। बेहद मशक्कत के बाद वह जहाज के मलबे से डायनामाइट के बक्से ढूंढ निकालता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। फ्रेंड रस्सी को तय किए गए सिग्नल के मुताबिक 2 बार खींचता है, जिसका मतलब था कि वजन सुरक्षित बांध दिया गया है और उसे ऊपर खींचा जाए। वे सारे बारूद को ऊपर लाइट हाउस में ले आते हैं। ग्रूनर बेहद चालाकी से लाइट हाउस के चारों तरफ उन डायनामाइट्स को बिछाने का प्लान बनाता है। वह बारूद की तारों को इस तरह जोड़ता है कि जैसे ही सारे जीव लाइट हाउस को घेरेंगे वह अंदर बैठे बैठे डेटोनेटर दबा देगा और एक ही धमाके में सबका नामो निशान मिट जाएगा। इस विनाशकारी प्लान को अंजाम देने के लिए अब वे बस रात के होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि प्रकृति का खेल उनके इस प्लान से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। रात का अंधेरा घने कोहरे के साथ इस कदर गहरा जाता है कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट हाउस के चारों तरफ बिछाए गए डायनामाइट की तारें मौत के फंदे की तरह फैली हुई थीं। फ्रेंड और ग्रूनर अंदर बैठकर सांसें रोके इंतजार कर रहे थे। ग्रूनर ने इस बार जानबूझकर लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा पूरा खुला छोड़ दिया था, ताकि उन जीवों को अंदर आने का लालच दिया जा सके। सीढ़ियों के पास की लालटेनें जल रही थीं, जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ग्रूनर एनेरिस को जोर से चिल्लाने और गाने के लिए मजबूर करता है, ताकि उसकी आवाज सुनकर बाकी के जीव दौड़े चले आएं। एनेरिस दर्द और मजबूरी में एक अजीब सी चीख निकालती है, जो पूरे आइलैंड पर गूंज उठती है। कुछ ही पलों में समंदर की लहरों को चीरते हुए हजारों मॉन्स्टर्स का पूरा हुजूम लाइट हाउस पर टूट पड़ता है। उनकी तादाद इस बार इतनी ज्यादा थी कि लाइट हाउस की मजबूत दीवारें भी कांपने लगती हैं। वे जीव खुले हुए दरवाजे से तेजी से अंदर घुसने लगते हैं। ग्रूनर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा होकर चिल्लाता है, वे अंदर आ चुके हैं, फ्रेंड तैयार रहो। जैसे ही जीवों का झुंड सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, फ्रेंड अपनी बंदूक से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक एक करके कई जीव सीढ़ियों पर ही ढेर होने लगते हैं, लेकिन पीछे से आने वाले जीवों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब मॉन्स्टर्स ग्रूनर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो वह चिल्लाता है, नीचे झुक जाओ, और पूरी ताकत से डेटोनेटर का हैंडल दबा देता है। लेकिन एक पल के लिए कुछ नहीं होता। संपर्क खराब होने की वजह से ब्लास्ट रुक जाता है। ग्रूनर दोबारा पूरी ताकत लगाता है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। वह विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा आइलैंड दहल उठता है। आग की ऊंची लपटें आसमान को छूने लगती हैं और लाइट हाउस का निचला हिस्सा मलबे में तब्दील हो जाता है। सैकड़ों जीवों के चीथड़े हवा में उड़ जाते हैं। धमाके के जोरदार झटके से फ्रेंड और ग्रूनर दूर जाकर गिरते हैं। चारों तरफ धुआं, बारूद की गंध और लाशों का ढेर लगा हुआ था। इस महाविस्फोट ने आधे से ज्यादा जीवों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन इस जंग की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ी उसने दोनों का सब कुछ बदल कर रख दिया था। धमाके के बाद चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। जब धुआं थोड़ा कम होता है तो फ्रेंड धीरे धीरे होश में आता है। वह मलबे से बाहर निकलता है और ग्रूनर को ढूंढने लगता है। ग्रूनर भी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। फ्रेंड जब बाहर का नजारा देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। जमीन पर अनगिनत मासूम बच्चों जैसे दिखने वाले छोटे जीवों की लाशें बिखरी हुई थीं। एनेरिस वहीं पास में बैठकर एक मरे हुए छोटे जीव के पास फूट फूट कर रो रही थी। यह देखकर फ्रेंड को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वह समझ जाता है कि वे खूंखार जीव लाइट हाउस पर हम
पर हमला करने नहीं आ रहे थे, बल्कि वे तो अपने बच्चों और अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ग्रूनर ने कैद कर रखा था। ग्रूनर बेहद बेदर्दी से हंसते हुए अपनी जेब से चाकू निकालता है और कहता है, ज्यादा भावुक मत बनो, गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब हमें चाकू से ही काम चलाना होगा। वह फ्रेंड को बताता है कि एनेरिस उसे सबसे पहले कैसे मिली थी। कई साल पहले वह समंदर के एक जाल में फंसी हुई थी। ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने पास रख लिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके साथ ही उसे वापस ले जाने के लिए आइलैंड पर आने लगे। फ्रेंड को अब समझ आता है कि ग्रूनर ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था। वह कोई रक्षक नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और लालची इंसान था, जिसने इन बेजुबान जीवों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। फ्रेंड को इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उसने ग्रूनर के इस विनाशकारी प्लान में उसका साथ दिया। वह ग्रूनर से कहता है, अब बहुत हो चुका ग्रूनर, वे जीव हमसे कोई जंग नहीं चाहते, वे सिर्फ शांति चाहते हैं। अपनी बंदूक नीचे रखो और इस पागलपन को यहीं खत्म करो। लेकिन ग्रूनर का पागलपन अपनी आखिरी हद पार कर चुका था। वह फ्रेंड की एक नहीं सुनता और एनेरिस को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रेंड जान जाता है कि जब तक ग्रूनर जिंदा है, इस आइलैंड पर खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा, और यहीं से इस कहानी का सबसे आखिरी और खौफनाक मोड़ शुरू होता है। ग्रूनर का पागलपन अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह चिल्लाता है, कोई भी ग्रूनर को छोड़कर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। तभी अचानक समंदर के किनारे से उन जीवों का बचा हुआ झुंड फिर से बाहर आता है, लेकिन इस बार उनके दिलों में कोई डर नहीं, बल्कि अपनों को खोने का गहरा गुस्सा और गम था। फ्रेंड ग्रूनर से आखिरी बार मिन्नत करता है कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पीछे हट जाए, लेकिन ग्रूनर बंदूक उठाकर उन जीवों पर निशाना साध लेता है। इसी बीच एनेरिस ग्रूनर के चंगुल से छूटकर अपने साथियों की तरफ भागती है। ग्रूनर उसे रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, सारे जीव एक साथ मिलकर ग्रूनर पर टूट पड़ते हैं। ग्रूनर चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वे जीव उसे घसीटते हुए समंदर की अंधी गहराइयों में ले जाते हैं। ग्रूनर के पापों का अंत उसी समंदर में होता है जिसे वह जीतना चाहता था। इस भयानक मंजर के बाद आइलैंड पर फिर से वही सन्नाटा छा जाता है। फ्रेंड अब उस लाइट हाउस में पूरी तरह अकेला बच जाता है। दिन बीतते हैं और फ्रेंड धीरे धीरे ग्रूनर की उसी पुरानी जिंदगी को जीने लगता है। वह लाइट हाउस को संभालता है और एनेरिस के साथ एक शांत रिश्ता बना लेता है। अब कोई हमला नहीं होता था, क्योंकि इंसानी हैवानियत का अंत हो चुका था। फ्रेंड को समझ आ जाता है कि हम जिनके साथ नफरत करते हैं, वे हमसे कभी दूर नहीं होते, और शायद इसीलिए हम जिनसे प्यार करते हैं, उनके कभी करीब नहीं आ पाते। कई महीनों के बाद एक सुबह समंदर के किनारे एक बड़ा जहाज आकर रुकता है। उस जहाज से कुछ नौसेना के अधिकारी और एक नया वेदर ऑफिशियल बाहर आते हैं। वे लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं और फ्रेंड को देखते हैं। महीनों के अकेलेपन और इस खौफनाक सफर ने फ्रेंड के चेहरे को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आंखें जंगली और बाल बिखरे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे कभी ग्रूनर के थे। कैप्टन फ्रेंड के पास आता है और पूछता है, टेक्नीशियन ग्रूनर, हम यहाँ नए वेदर ऑफिशियल को छोड़ने आए, क्या तुम बता सकते हो कि पुराना अफसर कहाँ है? फ्रेंड एक पल के लिए रुकता है, समंदर की तरफ देखता है और बेहद ठंडे स्वर में वही झूठ दोहराता है जो कभी ग्रूनर ने कहा था, टाइफाइड, वह मर चुका है। कैप्टन अंदर का नजारा देखकर कहता है कि यह जगह किसी अस्तबल जैसी है, और फ्रेंड की हालत देखकर उसे लगता है कि अकेलेपन ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है। वे लोग टापू की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अब पूरी तरह ग्रूनर का रूप ले चुका था, क्योंकि इस आइलैंड का इतिहास खुद को दोबारा दोहराने के लिए तैयार